नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक बहुत अहम फसल की जिसे श्री अन्न के तौर पर भी जाना जाता है। बात हम करेंगे बाजरे की, और इन दिनों किसान भाई बाजरे की बुआई में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में जब पौधे निकलेंगे तो किसान भाइयों को चिंता सताएगी कि उनको रोगों से कैसे बचाया जाए। तो इसकी तैयारी किसान भाइयों हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो बाजरे में रोगों की रोकथाम प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल कुमार शर्मा जी। आप पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, शोधकर्ता हैं पादप रोग विज्ञान में। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार। तो अनिल जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि बाजरे का महत्व क्या है खेती किसानी में, और हमारे किसान भाई जो नहीं कर रहे हैं बाजरे की खेती, उनको क्यों इसमें हाथ आजमाने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस बार भारत में मिलेट्स ईयर अभियान की शुरुआत की है। हम सब जानते हैं कि भारत देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, और बाजरा एक ऐसी फसल है जिसका हम उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस भी आती है, कई बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। एक ऐसी फसल है जिसको लगाने में लागत कम लगती है, वातावरण प्रतिकूल हो, उस प्रतिकूल वातावरण के बावजूद भी हम बाजरे का उत्पादन अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है। कम पानी में इस फसल का उत्पादन कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि बाजरे की डिमांड बहुत होती है। दुकानों पर जाएंगे तो कई सारे लोग आते हैं और बाजरे का आटा और बाजरे की मांग वो करते हैं। जी जी। एवं चारे की व्यवस्था पशुओं के लिए इससे होती है, और हमको ये फसल 60 से 90 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई सारे कारण हैं, इन कारणों से बाजरे की खेती हमको करनी चाहिए। ठीक है। इसलिए बाजरे की खेती हमारे यहाँ के किसान लोग अधिक मात्रा में करते हैं। बिल्कुल। और अनिल जी, चूंकि मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से, तो निश्चित तौर पर बाजरे की डिमांड भी बहुत बढ़ी है और हमारे किसान भाई भी इसकी खेती लेने में उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि बुआई का समय और कितने दिन में पौधे निकल आते हैं, और किस प्रकार के रोगों का अटैक होता है, प्रकोप होता है बाजरे पर। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून की शुरुआत होते ही हमको बाजरे की बुवाई कर देनी चाहिए। ठीक है। कई लोग अगस्त में करते हैं और थोड़ा 10-15 दिन बाद भी करते हैं, लेकिन मानसून के बाद तुरंत इस फसल की बुवाई करेंगे तो निश्चित रूप से इस फसल में रोगों का प्रकोप कम होगा। अच्छा। और इस फसल का उत्पादन हमको ठीक मात्रा में मिल पाएगा। किसान भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि मानसून आने के तुरंत बाद इस फसल की बुवाई हम करेंगे तो निश्चित रूप से रोग से इस फसल को बचा पाएंगे और अधिक मात्रा में उत्पादन हम ले पाएंगे। रोग कौन कौन से प्रकोप करते हैं बाजरे के पौधे। बाजरे में कई तरह के रोग लगते हैं। बाजरे की पत्ती सफ़ेदी, बाजरे का भूरा धुंधला रोग, बाजरे का पत्तों का गल जाना, अच्छा, और डाउनी मिल्ड्यू, इस प्रकार के रोग इस फसल में लगते हैं। किस अवस्था में, पौधे की किस अवस्था में रोगों का प्रकोप होता है। रोगों का प्रकोप तो एक्चुअल में जब अपन बीज को बोते हैं, अच्छा, उस समय भी रोग आ सकता है, बीज में भी रोग आ सकता है। कंडीशन के रोग की अवस्था बीज जो अपनी फसल की अवधि की बीज समय में होती है या अंतिम समय में, किसी भी समय रोग लग सकता है। लेकिन रोगों के बचाव के लिए हमको जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो हमको करना चाहिए। उस पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। आपने एर्गोटिक्स सफ़ेद पत्ती की बात कही, ये एक प्रकार का रोग है, तो इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है और कैसे इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। यह रोग बाजरे के पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे उत्पन्न करता है। अच्छा। इसके प्रभावित पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें उत्पादन कम हो जाता है, और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जा सकते हैं। बीजों की बागवानी के दौरान सड़क द्वारा फैले हुए इन्फेक्शन के बीजों का उपयोग ना करें, स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। अच्छा। हम सब जानते हैं कि जब भी हम बीज बोते हैं तो बीज को प्रमाणित करें, और बीज को हम ऐसी संस्था से लें जो संस्था अच्छी हो। और निश्चित रूप से अगर हमको कोई कन्फ्यूजन भी है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चलते हैं। देवास, उज्जैन, ग्वालियर हर जगह स्थापित है। वहाँ जाकर हम वैज्ञानिकों से पूछ के, कई बार आलस कर जाते हैं किसान, अगर हम पूछ के बीजों को, अच्छे बीजों का चयन करेंगे तो इस फसल में रोग का प्रकोप नहीं होगा।
पौधे की सक्रिय भागों को हटा दें, उन्हें जला दें। इस प्रकार के उपाय हम करेंगे, अच्छी जुताई कर दें, खेत को समतल कर दें, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस फसल को हम इस रोग से बचा सकते हैं। जी, यानी मतलब रोग लगने से पहले ही उसका बचाव कर लिया जाए। यस। लेकिन अगर रोग लग गया तो फिर कैसे किसान भाइयों को इससे नियंत्रण? रोग लगने के बाद में फिर तो केमिकल जो कंट्रोल होते हैं उनका उपयोग हमको करना चाहिए। कई तरह के प्राकृतिक उपाय भी रहते हैं, लेकिन मेटालैक्जिल जो होता है, ये सारे रोग कवक से होते हैं। कवक एक फंगस के द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। मेटालैक्जिल 250 ग्राम, इसमें मैंकोजेब भी है। मेटालैक्जिल प्लस मैंकोजेब 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर हम इस दवाई का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से इस रोग से इस फसल को बचा पाएंगे। जी, एक और रोग का जिक्र किया आपने, धुंधला रोग, स्पट जिसको कहते हैं, ये क्या होता है और किस तरह पौधे को प्रभावित करता है? यह रोग बाजरे के अंडकोश और बीजों को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से पौधे का समानांतर विकास रुक जाता है, अंत में मर जाते हैं और पौधा इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम मात्रा में हो जाती है। इसके प्रबंधन के लिए निम्न उपाय हमको करना चाहिए। स्वस्थ और विचारशील बीजों का चयन करें, बीजों को बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रखें, रोग प्रतिरोधी जातियों का चयन करें। रोग प्रतिरोधी जातियां हैं और स्वस्थ बीजों का चयन, ये लगभग सभी बीमारियों में आवश्यक है। इनका अगर किसान लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कई सारे तरह के हमको उपाय करने के बावजूद भी रोग आएगा। जी, तो ये अहम बात आपने बताई कि चूंकि अभी आपने बताया कि या तो बुआई चल रही होगी या कुछ दिन बाद किसान भाई करेंगे, तो बीजोपचार में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए। बीजों के चयन के बारे में तो आपने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले लेनी चाहिए किसान भाइयों को। बीजोपचार करने के लिए हमको जब बुवाई करते हैं, बुवाई के पहले बीज में को उपचारित करके बोएंगे तो बीज के अंदर जो रेजिस्टेंस क्षमता होती है जी, जी, जी। वो बढ़ जाती है और बीमारी आने के चांस 99 नहीं बल्कि 100% बीमारी आने के चांस नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप बीजोपचार कर लें और अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हद तक जो आशंका है वो ख़त्म हो जाती है कि जो पौधे हैं वो रोग ग्रसित होंगे। तो हम स्मट रोग की बात कर रहे थे अनिल जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें आपने लक्षण तो बताया, अब इसका नियंत्रण कैसे करना किसान भाइयों को? नियंत्रण करने के लिए मैंने फिर बताया आपको कि एक तो बीमारी जी, जी। लगने के पहले हम जो उपाय करते हैं, लगने के बाद में जो मैंने आपको दवाई बताई थी मेटालैक्जिल प्लस मैंकोजेब 250 ग्राम प्रति लीटर प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर करेंगे, क्योंकि ये सारे रोग हैं ना वो कवक के द्वारा होते हैं। अच्छा अच्छा, इस दवाई का उपयोग करें तो निश्चित रूप से इस रोग से अपनी फसल को हम बचा पाएंगे। जी, एक आपने बताया था कि पौधे गलने लगते हैं, वो कब किस अवस्था में होता है और कैसे उसका नियंत्रण करना चाहिए किसान भाइयों को? पौधे गलने लगते हैं, ये रोग भी फंगस के द्वारा होता है। यह रोग बाजरे की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे उत्पन्न करता है और पत्तियां मुरझाने के कारण से मर जाती हैं। प्रबंधन के लिए हमको कई सारे उपाय करना चाहिए। स्वस्थ बीमारी मुक्त बीजों का चयन करें, समय पर अनुकूल खेती अपनाएं, उचित खाद और समय पर पानी देना चाहिए और प्राकृतिक रोगनाशकों का उपयोग जैसे ट्राइकोडर्मा, ब्रेडे, इस प्रकार के रोगनाशक का उपयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस फसल को हम रोग से बचा पाएंगे। अच्छा, बीज दर की आपने जिक्र किया कि बीजों के बारे में तो आपने बताया कि उपचार करना चाहिए। किसान भाई कितनी बीज दर का इस्तेमाल करें, कोई अनुमान आप बताना चाहें? अनुमान का कई बार क्या होता है, जो बीज दर उपयुक्त होती है तो कई बार किसान लोग अधिक मात्रा में बीज का उपयोग कर लेते हैं या कम कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। इसलिए इसकी जो बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे आदर्श स्थिति है। इस बीज दर को हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम फसल का उत्पादन अच्छी मात्रा में ले पाएंगे। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें किस्मों की, कुछ उन्नत किस्मों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इस बार जब वो बाजरे के बीज लेने जाएं तो उन्हीं किस्मों का चयन करें। ऐसी कई सारी तरह की किस्में हैं जिनका उपयोग करने से हमको उत्पादन अधिक मात्रा में मिलता है। HHB 299, AHB 1200, RHB 233, RHB 234, HHB 311, ऐसी कई सारी तरह की वैरायटियां हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। और संकर किस्में, कई तरह की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से हम उन किस्मों को लेकर अच्छी प्रमाणित अच्छी कंपनियों
जिनकी ये प्रमाणिकता है इस देश के अंदर, उन कंपनियों से बीज को लेकर हम बोएंगे तो निश्चित रूप से फसल का उत्पादन हम ठीक मात्रा में ले पाएंगे और रोगों का प्रकोप भी इस फसल में नहीं होगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर किसान भाइयों रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम और चर्चा करेंगे, बाजरे की खेती के अन्य पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाजरे की खेती के बारे में। उसके जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और उनका हमें नियंत्रण कैसे करना है, यानी उन रोगों से पौधे को कैसे बचाना है, और इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ में अनिल कुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो अनिल जी, हमने ब्रेक के पहले बहुत सारी चर्चा की कि किस किस प्रकार के रोग होते हैं, और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि और किस किस तरह की सावधानियाँ उनको रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा रुझान बढ़ा है इस साल। मिलेट्स वर्ष घोषित होने के बाद श्री अन्न का जो हमने तमगा दिया है मोटे अनाजों को, जिसकी बड़ी डिमांड हो रही है पूरे देश में, तो और हमारे किसान भाइयों को आप क्या सुझाव सलाह देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा रोग फसल में लगे ही नहीं। इसके लिए हमको कुछ बातें हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि बीज को प्रमाणित अच्छी कंपनी हो उससे बीज को प्राप्त करें। खेत की सफाई अच्छी तरह से कर दें। खेत में जो अवशेष हैं रोग के, उन अवशेषों को हटा दें। खेत को समतल कर दें, गहरी जुताई कर दें। इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, समन्वय रोग प्रबंधन, इस प्रकार के उपायों को हम करेंगे। बीज रेजिस्टेंस बीज को हम उपयोग करें। ऐसे 10-5 बिंदु है, इनका हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस फसल से हम रोग को बचा पाएंगे। जी, ये भी तो थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को कि जो अभी तक अन्य फसलें लेते होंगे, बाजरे की खेती अभी नहीं कर रहे होंगे, तो बाजरे के साथ और कौन सी फसल ली जा सकती है? बाजरे के साथ और कई सारे तरह की जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में जैसे और जो फसलें होती हैं मक्का वगैरह, साथ में जो अपना मिलेट्स ईयर चल रहा है उनको भी अपन साथ में लगा सकते हैं। खरीफ की और भी फसल इसके साथ मिलाकर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को कि कितने हेक्टेयर बाजरे की फसल लेने में कितनी लागत आ सकती है? बाजरे की फसल लाने में लागत जो आती है वो 20,000 रुपये लागत आती है। 20,000 रुपये, 1 हेक्टेयर में 20,000 रुपये लागत बाजरे की फसल लगाने में हमको आती है। एक डाउनी मिल्ड्यू रोग, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। डाउनी मिल्ड्यू रोग जो है ना, यह रोग भी कवक के द्वारा होता है। इस कवक का जो रोगजनक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, उसके कारण से ये रोग होता है। इस रोग में बाजरे के पौधों की पत्तियों पर हरे या सफ़ेद धब्बे उत्पन्न करता है। मुरझाने लगते हैं पौधे, और मुरझाने के कारण से पौधे मर जाते हैं। इस रोग के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं हमको करनी चाहिए। स्वस्थ बीजों का चयन करें, उचित खेती प्रथाएं अपनाएं, समय पर उचित खेती प्रथाएं अपनाएं, जैसे समय पर पानी देना है, उचित खाद देना है। स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें, संक्रमण से प्रतिरोध करें। बाजरे की आपत्तिजनक प्रदेशों में संक्रमण को रोकने के लिए प्राकृतिक रोगनाशी का उपयोग करें। रोग प्रतिरोधी प्रभाव देगा और प्लांट्स को सुरक्षित रखेगा। फसल की समय पर्यावरण नियंत्रण करें। फसल की समय पर्यावरण नियंत्रण करने में सहायता कर सकता है।
इसमें प्रतिरोधी पौधों का चयन, उचित प्लांट स्पेसिंग और अच्छी वातावरण प्रबंधन शामिल हो सकता है। इन उपायों को हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग से, डाउनी मिल्ड्यू रोग से, हम बाजरे की फसल को बचा पाएंगे। एक आकलन, मध्य प्रदेश में अभी कितने बड़े पैमाने पर बाजरे की फसल ली जा रही है? मध्य प्रदेश में औसतन 3 लाख हेक्टेयर में बाजरे की फसल का उत्पादन होता है। और हमारे किसान भाइयों के लिए अब बाजरे की खेती के बाद क्या स्कोप, यानी पहले तो ये होता था कि सीधे मंडी में जाकर बेचा, लेकिन क्या वो इससे कुछ सह उत्पाद भी बना सकते हैं जिनकी डिमांड है मार्केट में? देखो, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे जो सुख होता है, बोलते नहीं है कि सबसे बड़ा सुख निर्मल काया, बाजरे की खेती करने से हमको आय तो अधिक प्राप्त होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का जो फसल है, जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के उत्पाद हैं, इनको खाने के पश्चात हमको, मैं 99 नहीं बोला हूँ, 100% हम बीमारियों से अपने शरीर को बचा पाएंगे और हमको आय भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। इसलिए मेरा किसान भाइयों से, सभी लोगों से निवेदन है कि मिलेट्स ईयर के दौरान हम इन फसलों को लगाएं, इन फसलों को के उत्पाद का उपयोग करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और देश को स्वस्थ बनाएं। चलिए, एक छोटा सा और कि रोगों से पौधे के बचाव के बारे में तो आपने बताया। अनिल जी, कीटों का भी क्या प्रकोप होता है, किस अवस्था में होता है, तो कीटों से कैसे हम अपने बाजरे के पौधे को बचाएं? कीटों से भी मैंने बताया आपको कि कीटों के लिए भी हम शुरुआत में जो उपाय रहते हैं कि कीट माना कि कोई नहीं आ पाए, उसके लिए हमको जाली लगाना है, उसमें कुछ अपने को दवाई का उपयोग करना है। इन बातों का हम पहले उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे कृषि विज्ञान जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके लिए एक सब्जेक्ट है कीट विज्ञान, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पादप रोग विज्ञान है, वो कीट विज्ञान है। उसके आधार पे हम उन चीज़ों का उपयोग करेंगे, उन दवाइयों का उपयोग करेंगे, लगने के बाद में समय पर करेंगे, तो निश्चित रूप से कीट से भी इस फसल को बचा पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, आपने वक्त निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और बाजरे की फसल को रोगों से कैसे बचाना, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। और उन्होंने बताया कि बाजरे की खेती किसान भाइयों को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बाजरा सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और किसान भाई कम लागत में एक अच्छा उत्पादन बाजरे का ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी जी। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। मत्स्य उत्पादकता कार्यशाला आयोजित, 68% खरीफ बुवाई पूरी। गौशालाओं में पौधारोपण अभियान, मिलेट मिशन में रागी के बीज वितरित। प्राकृतिक व जैविक खेती का प्रशिक्षण, किसान मेला प्रदर्शनी का आयोजन। मत्स्य उत्पादकता कार्यशाला आयोजित, पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण मत्स्य पालन क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति का साक्षी बना है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2023 में मत्स्य किसानों के समर्पण, स्टार्टअप, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और मत्स्य उत्पादकता में सुधार के लिए नवाचारों पर कार्यशाला की गई। मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने अन्य हितधारकों के साथ महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया और स्टार्टअप कॉन्क्लेव बनाया। इस बैठक ने देश भर के मछुआरों और मत्स्य उत्पादकों के योगदान के साथ साथ सतत मत्स्य पालन विकास के प्रति उनके समर्पण को पहचानने का अवसर प्रदान किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में मत्स्य पालन क्षेत्र में संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बातचीत की गई। खरीफ के निर्धारित लक्ष्य की 75% बुआई हो गई है। वहीं अब तक प्रदेश भर में 110 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई हो चुकी है। गत वर्ष समान अवधि तक 100 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। इस साल प्रदेश में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई प्रस्तावित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक सोयाबीन की बुवाई 50 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो कि समान अवधि में पिछले साल की बुवाई 46 लाख हेक्टेयर में हुई बुवाई से अधिक है। इस वर्ष 52 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। धान उत्पादक क्षेत्र में कम बारिश की वजह से धान की बुवाई पीछे चल रही है। धान की बुवाई 10 लाख हेक्टेयर में हुई है। मक्का की बुवाई 13 लाख हेक्टेयर में हुई है।
वहीं उड़द की बुवाई 11 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो गत वर्ष की समान अवधि में की गई है। बुवाई से थोड़ी अधिक है। कपास की बुवाई 6.25 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 5.5 लाख हेक्टेयर में हुई थी। खरीफ की अन्य फसलों में ज्वार की बुवाई 99,000 हेक्टेयर, बाजरा 3 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। खरीफ की प्रमुख दलहनी अरहर 2 लाख हेक्टेयर, मूंग 1.25 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 4.5 लाख हेक्टेयर व तिल की बुवाई 2.5 लाख हेक्टेयर में की गई है। गौशालाओं में पौधारोपण अभियान 3 दिवसीय पौधरोपण अभियान शुरू किया गया। इसमें कम से कम 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने बताया कि पशुपालन विभाग के जिलों में पदस्थ अधिकारियों से कहा गया कि अपने जिले की ग्राम पंचायत स्तर पर नवनिर्मित गौशालाओं के साथ पहले से संचालित गौशालाओं में कम से कम 5 पौधों का रोपण अवश्य करवाएं। साथ ही पशुपालन विभाग के सभी शासकीय उपक्रमों, कार्यालय परिसर और ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के उद्यानों में आमजन के साथ गौशालाओं में पौधरोपण किया गया। मिलेट मिशन में रागी के बीज वितरित। कृषि विभाग द्वारा जिले के आदिवासी बाहुल्य दूरस्थ ग्रामों के किसानों को मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाजों के बीज मिनीकिट का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के विकासखंड परसवाड़ा के ग्राम कोरजा, गरारीर बहेरा, सांडा, मजगांव ग्रामों के बेगा कृषक व अन्य अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निःशुल्क रागी के बीज मिनीकिट का वितरण किया गया। किसानों के बीच मिनीकिट वितरण के साथ ही रागी के अधिक उत्पादन के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया। रागी सुपर फूड है क्योंकि यह जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह होल ग्रेन अनाज है व ग्लूटेन फ्री है। रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन डी होता है, जिससे कैल्शियम का अवशोषण आसानी से होता है। प्राकृतिक व जैविक खेती का प्रशिक्षण। जैविक खेती को गति प्रदान करने के लिए पन्ना जिला के शाहनगर तहसील अंतर्गत ग्राम ढोबा बघनखा में महिला व पुरुष कृषकों को कम लागत तकनीकी के अंतर्गत प्राकृतिक जैविक खेती का प्रशिक्षण प्रशिक्षक राम सुख दुबे कटनी द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में जैविक खेती की आवश्यकता, रासायनिक खाद व कीटनाशकों के फसलों में अंधाधुंध उपयोग से भूमि, मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जानकारी दी गई। जैविक खेती से होने वाले फायदे, विभिन्न जैविक खाद व कीटनाशकों को बनाने तथा फसलों में उपयोग करने का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। किसान मेला व प्रदर्शनी का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन द्वारा 1 दिवसीय किसान मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएट भोपाल डायरेक्टर केपी अहिरवार सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख कृषि वैज्ञानिक केंद्र रायसेन डॉक्टर स्वप्निल दुबे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में सीएट डायरेक्टर केपी अहिरवार ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कृषक फसल विविधीकरण का उपयोग करें व समन्वित कृषि को अपनाएं। वहीं उप संचालक कृषि एनपी सुमन ने कहा कि स्वयं कृषक के खाने के लिए बिना रसायन की खेती, प्राकृतिक खेती को 1-1 एकड़ में अपनाएं। वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्निल दुबे के द्वारा कृषकों को धान व गेहूं के साथ दलहनी फसल उड़द, अरहर, चना व तिलहनी फसल सरसों व अलसी के साथ उन्नत बीज फसल चक्र के उपयोग की सलाह दी गई। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा उन्नत कृषि यंत्र लेजर लैंड लेवलर, जीरो टिलेज मशीन, हैप्पी सीडर सीड, कम्फर्टी ड्रिल आदि की जानकारी दी गई। समूह दलहन प्रदर्शन का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन प्रदर्शन अरहर का 249 हेक्टेयर में 623 प्रदर्शन अलग अलग ग्रामों में किए गए। क्लस्टर प्रभारी द्वारा ग्राम आलोद विकास खंड नरसिंहपुर में कृषकों के लिए इस संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इसमें कृषकों को अरहर की उन्नत किस्म राजेश्वरी बीज का भी वितरण किया गया। यह किस्म 145 से 160 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इस किस्म में रोग व कीड़े के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उपलब्ध है। इसी के साथ खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार।
तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।